देखिए नेक्स्ट क्लास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा पहले क्या था? दंड प्रक्रिया संहिता थी, और अब ये भारतीयों के नागरिकों की सुरक्षा कर रही है। वैसे देखिए, सबसे पहले इस एक्ट का ऑब्जेक्ट देखिए, बीएनएस का ऑब्जेक्ट देखिए। एन एक्ट इज कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग क्रिमिनल प्रोसीजर। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, हमने इस कानून में और भी प्रोविजंस क्या किए हैं? विधियों को इकट्ठा किया, इसे डिजिटल कर दिया आईटी के साथ जोड़ करके। हमने क्या कर दिया? इसको आईटी के साथ जोड़ करके डिजिटल कर दिया, बिना किसी संसाधन के। नहीं, ये भी हमारी खासियत है कि डिजिटल भी कर दिया और हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं है, फिर भी हम अब देखिए, एक बात बताओ, एसटी कौन होता है? अनुसूचित जनजाति। किसे कहेंगे हम अनुसूचित जनजाति? सेक्शन 266 आर्टिकल आर्टिकल 266 के अंदर 24-25 खंड के अंदर दे रखा है। आर्टिकल के अंदर के देखो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कब? 1951। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सामाजिक और सोशल वीकर सेक्शनों को आरक्षण दिया गया, स्पेसिफिकली किसे? एससी और एसटी। किसको? एससी और एसटी। इसके लिए कि वो का अनुसूचित जाति, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एससी में कौन शामिल होंगे? आरक्षण तो दे दिया हमने। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि भाई यहां पर कुछ बच्चों को आरक्षण दिया जाता है, कि 10 बच्चों को आरक्षण दिया जाता है, तो 10 बच्चे आइडेंटिफाई भी तो करेंगे कि 10 बच्चे कौन से हैं। तो एससी एसटी को आरक्षण दे दिया, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक 1953 में एक आयोग बनाया गया, जिसका नाम था काका कालेकर कमीशन। काका कालेकर आयोग। ठीक। और इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, और इन्होंने बताया कि एससी में कौन है और एसटी में कौन है, किसे शामिल करेंगे। ठीक। तो इन्होंने कहा एसटी में कौन शामिल होगा? तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि एससी में कौन शामिल होगा? तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो सोसाइटी की
मेन स्ट्रीम में, यानी सोसाइटी की मुख्य धारा में। मुख्य धारा का मतलब समझते हो कि यानी जिसके बिना समाज का काम नहीं चले। तो इन्होंने कहा कि वो कास्ट कौन सी, जातियां जो समाज की क्या है, मुख्य धारा में। मुख्य धारा का मतलब यानी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक। लेकिन ये सामान्यतः लोअर कैटेगरी का काम करती है, ठीक। और जिन्हें अनटचेबल माना जाता है उसको इन्होंने क्या कहा, एस। यानी वो समाज की जातियां जो समाज के मेन स्ट्रीम में है, लोअर कैटेगरी का काम करती है, अनटचेबल माना जाता है, उन्हें क्या बोला इन्होंने कि ऐसी सारी जातियां एससी में है, ठीक। अब एक बात बताओ, एससी का आदमी कहां रह रहा है, तो समाज के रूल और रेगुलेशन पता है कि नहीं, समाज में क्या चल रहा है पता है कि नहीं है, नहीं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आजकल, तो यही चल रहा है, पति पत्नी को मार दिया, पत्नी पति को मार दी, नहीं, मंगेतर, नहीं, यही चल रहा है। और तो और वो 11-12 साल के 3 बच्चे मिलकर के एक बच्चे को मार दिया, और मार क्या दिया, मारने के बाद उसके अंगों को अलग अलग काट के फेंक दिया, हद हो गई, नहीं। तो यानी जो सोसाइटी में है उसे सोसाइटी के रूल्स पता है कि नहीं है, ये बताओ, है। और एसटी कौन है, इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में नहीं है, कहां नहीं है, मुख्य धारा में नहीं है, कहां रहते हैं, जंगल में रहते हैं, क्या करते हैं, जो शरीफ हैं वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से काम चला रहे हैं, किससे, जो शरीफ है वो किससे काम चला रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से काम चला रहे हैं। और जो ताकतवर है वो क्या कर रहे हैं, चोरी लूट डकैती, इनका जी मुख्य व्यवसाय है। अब एक बात बताओ, ये आदमी कहां रह रहा है, सोसाइटी में नहीं रह रहा, इसे सोसाइटी के रूल्स पता है क्या, कि समाज में क्या चल रहा है, पता है क्या इसको रूल्स, नहीं है। तो आप इन पर प्रोसीजर लॉ डायरेक्ट लागू कर सकते हो क्या, देखो आप बीएनएस पढ़ोगे आगे तो आप ये पढ़ोगे कि कोई व्यक्ति जो पागल तो नहीं है लेकिन प्रोसीजर को नहीं समझता, और अगर उसको कन्विक्शन हो रहा है तो कोर्ट उसे कहा, हाई कोर्ट को रेफर करेगा। 318 सीआरपीसी में दे रखा है कि नहीं दे रखा, दे रखा है, दे रखा है 318 को पढ़ो, 318 सीआरपीसी।
करेगा ना, ये पागल नहीं है। लेकिन कहां से आया, बाहर से आया, इसको पता ही नहीं है। तो एससी के लोग कहाँ रह रहे हैं, सॉरी एसटी के लोग, इन पर डायरेक्ट बीएनएस के प्रोविजन लागू करना सही है क्या? लेकिन अपराध करने से रोकने वाले प्रोविजन तो लागू कर सकते हैं। ये अपराध करने जा रहा है 151 में, तो बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अपराध होने के बाद प्रोसीजर लागू करना तो वो है, लेकिन अपराध से पहले के तो लागू कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो भी नागालैंड क्षेत्र है, नागालैंड कौन सा है, पूरा जनजाति क्षेत्र है, और इसके अलावा अन्य जनजाति क्षेत्र पर प्रिवेंटिव लॉ के नियम तो लागू हो जाएंगे, जो कहां दे रखे हैं, चैप्टर 9, 11 और 12, किसके, पीएनएसएस के, और आईपीसी के 8, 10 और 11, सॉरी सीआरपीसी के। ये किससे संबंधित है, प्रिवेंटिव कार्रवाई, निवारणात्मक। तो ये तो देखो लागू होगी। फिर अपराध करने से वो कर देंगे, यार तू कर ले, हो सकता है क्या कि कोई अनुसूचित जाति क्षेत्र में आदमी अपराध करने जा रहा है और पुलिस वाले 151 में गिरफ्तार करेगा कि नहीं करेगा, या ये कहेगा नहीं यार तू जा, तेरे पे तो पीएनएस लागू नहीं होती, तू तो जा, है, करेगा ना। तो इन्होंने कहा कि ये तो डायरेक्टली लागू होगी किस पे, नागालैंड और जनजाति पे। कौन कौन से चैप्टर, 9, 10, 9, 11, 12 तो किसका, और इसका 8, 10 और 11 किसका, सीआरपीसी। भाई इसमें तो 9वां चैप्टर और इसका 10वां चैप्टर वो कौन सा हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, है ना, और बाकी एक चैप्टर बढ़ गया। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जिनको समाज के रूल्स पता नहीं है उन पे डायरेक्ट बीएनएस लागू नहीं कर सकते, इसलिए स्टेट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी, स्टेट की है कि सेंट्रल की, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्टेट की, सेंट्रल की? ये स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग कहां बैठे हुए हैं, फॉरेस्ट में, इनको कहां लाए। एक बात बताओ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वाले लोग आते हैं, चाहे कोई के 36% भी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, कहीं एडमिशन ले लो, क्यों? अरे वो यहां आएंगे तभी तो मेन स्ट्रीम में आएंगे। अब आप उनके लिए 70% कर दो तो अगले साल तो 2 ही दिखेंगे। आ रही बात समझ में? हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, जाति नहीं है, शकल के आधार पे भी कर लेते हैं कि चाइनीज आ गए, नहीं जीने देते दिल्ली में उनको, नहीं। एक बात बताओ, उनको जब तक हम मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे कैसे होगा? तो इसलिए इन्होंने कहा, कई बार आरजेएस में पूछा हुआ है, क्या अनुसूचित जाति सॉरी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर सीआरपीसी के प्रोविजन लागू होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, कि अध्याय 9, 11, 12 और 13 के प्रावधानों को छोड़कर बीएनएस के प्रावधान लागू नहीं होते। क्या लिखोगे, नहीं होते। डायरेक्टली उत्तर क्या होगा, नो। लेकिन राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन के द्वारा क्या कर सकती है, लागू कर सकती है। कितना, पार्टली भी और पूरा भी। लेकिन पहले क्या करेगी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगी, यानी इन जंगल में बैठे व्यक्तियों को क्या करेगी, मेन स्ट्रीम में लाएगी। और अगर ढंग से मेन स्ट्रीम में ले आए तो है, और अगर
समझ गए? तो इसका सेकंड समझ में आया कि नहीं हुआ कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? और ये संपूर्ण भारत वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया इन्होंने। केवल इतना कह दिया 9, 12 और 13 के प्रावधान नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। डायरेक्टली क्या उत्तर होगा? कब होंगे? किंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों को या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य, जनजाति क्षेत्र, उसके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषांगिक व पारमाणिक उपांतरों सहित लागू कर सकेंगी जैसे अधिसूचना में क्या किया जाए, विनिर्दिष्ट किया जाए। The provision of this Samhita other than those relating to chapter 9, 11 or 12 therefore shall not apply on the state of Nagaland or to the tribal areas, but the concerning state government may by notification apply such provision, any of them whole part of the state of Nagaland or such tribes area, as the case may be, with the supplemental, incidental or consequential modification as may be specified in the notification. फिर इन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्रों में 21 जनवरी 1972 के पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसे क्षेत्रों से क्या है, और ये 1 जुलाई 2024 से लागू। सेक्शन फर्स्ट क्लियर है? यही बात वहां थी किसमें, सीआरपी से, और यही बात यहां, दोनों में कोई फर्क। फिर आता है क्या, डेफिनेशन। डेफिनेशन में पहला क्या लिखा हुआ है? देखो, डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक चीज को क्लियर कर लेना, ये जो डेफिनेशन क्लोज है ना, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन क्लोज। क्या बोलते हैं? पहले ये क्या था, इंटरप्रिटेशन क्लोज था। अब क्या हो गया, आपकी आईपीसी में जो डेफिनेशंस हैं वो कैसे, सेक्शन 6 से लेकर 52 तक अल्फाबेटिकल है क्या? आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा, सेक्शन 3 की डेफिनेशन कैसे थी, अल्फाबेटिकल थी क्या एविडेंस एक्ट के? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टीपी में, तो यानी 1900 से पहले जो भी कानून बने थे ना, उसमें इंटरप्रिटेशन क्लोज था एज पर यूज, कि जैसे जैसे यूज होते थे वर्ड वैसे वैसे। जैसे पहले उन्होंने कहा प्रस्तावना, प्रपोजल पहले आया, फिर आया एक्सेप्टेंस, आगे बात समझ में, फिर उन्होंने क्या दिया, कंसिडरेशन, आगे बात समझ में। तो डेफिनेशन कैसी थी, कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे ही था, एविडेंस एक्ट में भी यही था, पहले फैक्ट की दी, फिर रिलेवेंट फैक्ट दिया, फैक्ट इन इश्यू दिया। अब तो इतनी कर दिया कि मे परज्यूम, सेल परज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, इन तीनों को 3 जगह टांक दिया अल्फाबेटिकल बनाने के चक्कर में। 1900 के बाद में इन्होंने क्या कर लिया, ग्रामर का परफॉर्म अपनाने लगे, अल्फाबेटिकल कर दिया। पहले ए की डेफिनेशन, फिर बी की, बी में भी, ए में भी पहले ए फिर ए बी, जैसे ग्रामर में होता है ना। तो इसको क्या बोल दिया, ग्रामर। इसको क्या बोलते हैं भाई, एक्ट की एक तरीके से ग्रामर है कि नहीं है, है ना?
और जो पहले इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता था उसे क्या बोलते थे? शाब्दिक। पहले वो ग्रामर के फॉर्म में नहीं आती थी, कैसे आती थी? जैसे यूज हो रहा है, जैसे मान लो पहले प्रपोजल, फिर एक्सेप्टेंस, फिर फिर प्रोमिस, फिर उसके बाद में कंसिडरेशन, है ना, फिर प्रोमिस, सॉरी, फिर प्रोमिस, प्रोमिस के बाद में एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? तो अल्फाबेटिकल नहीं थी ना। तो पहले जो भी कानून बना उसका दो प्रकार से इंटरप्रिटेशन होता है। पहला होता है ग्राम लिटरली और ग्रामेटिकल। कैसे होता है? लिटरली और ग्रामेटिकल, यानी शाब्दिक और व्याकरणिक निर्वचन। अब जैसे मान लो कोग्निजेबल ऑफेंस है, इस पूरी सीआरपीसी में जहां कहीं पर भी कोग्निजेबल ऑफेंस वर्ड आता है, उसका अर्थ कहां से लेंगे हम? डेफिनेशन से लेंगे। ऑफेंस वर्ड आता है तो डेफिनेशन से लेंगे। तो कहने का मतलब, अगर हमें किसी भी कानून का इंटरप्रिटेशन करना है, और सबसे पहले हम उसके शब्दों और ग्रामर में जो वर्ड दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अर्थ लेते हैं। इसको बोलते हैं क्या? लेकिन हमेशा वो अर्थ ले उससे पार नहीं पड़ती। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूं। एक केस का नाम है आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्या नाम है? आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1959। ठीक। अब यहां क्या था? एक तो पति था, एक पत्नी थी, और एक वो था। वो का ये सदियों से चला आ रहा है, आज ही नहीं है। समझ गए? जैसे अपन ने 1940 का केस देखा था, एविडेंस पढ़ा तब। कौन सा? मिर्जा अकबर वाला। ये आजादी के बाद का है, पलविंदर कौर है, ये है, क्या है, आजादी के बाद का है। तो देखो, ये तो है पति, और ये है पत्नी, और ये वो है। ठीक। अब इस पत्नी ने क्या किया? सामान पैक किया, और सामान पैक करके इसके घर आ गई। किसके? और यहां रह रही आराम से। वो भाई साहब दोनों टाइम गर्म भोजन मिल रहा, और जिसने शादी की थी वो बेचारा छूकन दे रहा नहीं। तो इसने इस वो के खिलाफ सेक्शन 498 आईपीसी में एक कंप्लेंट कोर्ट में पेश की कि साहब मेरी लुगाई ले गया। नहीं। तो लो कोर्ट, ये वो कोर्ट में जवाब दिया कि साहब मैं कहां ले गया। उसमें क्या है कि जो कोई ये जानते हुए कि वो दूसरे की पत्नी है, या विश्वास रखते हुए कि पत्नी है, ले जाएगा, बहका ले जाएगा। तो कहा साहब मैं न तो लेने गया। तो 59 का केस है, तो फोन फान वाली तो कोई व्यवस्था है ही नहीं कि भाई मोबाइल कर देगा, व्हाट्सअप कर देगा, आजा भाई आजा। और न मैं लेने गया, न मैं बहकाने गया। ये तो अपना सामान पैक करके आई थी सब। ठीक। इसलिए मैंने कोई अपराध। अब ले जाना और बेकार ले जाना का अगर हम ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करें तो उसने क्या अपराध किया? कोई अपराध नहीं हो। फिर बाकी तो फिर ये व्यवस्था हो जाए कि भाई तू तेरा पैक करके आ जाना जब भी टाइम मिले। नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जहां हम ग्रामेटिकल और लिटरली इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और उससे विधायिका का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है,
भाई विधायिका का 498 क्यों बनाया? कि पति पत्नी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाए, पति पत्नी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सके। और ये क्या कर रहे हैं? और अगर हम कानून का इंटरप्रिटेशन इसके अकॉर्डिंग कर ले तो कोई अपराध नहीं है। तो कहते हैं जब ग्रामेटिकल और लिटरली इंटरप्रिटेशन करने से विधायिका का क्या नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर ग्रामर को रखो साइड में और इंटरप्रिटेशन कैसे करो? इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार करो? इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। और इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन यानी तार्किक। समझ गए? तो इसमें जो पहला वर्ड क्या दे रखा है? इन संहिता, दिस संहिता, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। समझ गए कि अगर कैसा इंटरप्रिटेशन हो रहा है? लॉजिकल, तो अर्थ चेंज हो सकता है। इन वर्डों का मीनिंग कब चेंज हो सकता है? अदरवाइज ग्रामेटिकल और लिटरली कर रहे हो तो इन वर्डों का मतलब ये है। समझ गए? तो पहली लाइन हर में यही मिलेगी। कौन से में? जितने भी कानून पढ़ोगे डेफिनेशन क्लोज की पहली लाइन यही मिलेगी। कौन सी? इन संहिता अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। इस संहिता में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो। हर एक्ट की पहली जो भी डेफिनेशन पढ़ोगे उसका पहला लाइन यही है। और आज तक किसी ने पढ़ाई कहां से शुरू किया? डेफिनेशन फर्स्ट से। इस लाइन का कितना बड़ा मतलब है? समझ गए? वो कहा ग्रामेटिकल और इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो ये, अदरवाइज कंटेक्स्ट से अदरवाइज आ रहे हैं तो ये अर्थ चेंज हो सकता है। नहीं, ये वही है जो लिखा था ना टेलीविजन से कि ये जो सीरीज है वो एक काल्पनिक है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई से लेना देना है तो ये संयोग होगा। समझ गए? तो ये कह रहा है कि अगर और किसी से है तो फिर यहाँ कोई लेना देना नहीं है, अदरवाइज ये है। समझ गए? अब इसकी जो पहले डेफिनेशन दी वो क्या दी? ये नई डेफिनेशन दी है, सीआरपीसी में नहीं थी। सीआरपीसी में ये डेफिनेशन नहीं थी। कौन सी? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब एक बात बताओ, आप मेरी क्लास ले रहे हो, कैसे ले रहे हो? फिजिकल ले रहे हो, डायरेक्ट कनेक्ट हो। और ललित जी कैसे ले रहे हैं? तो ये मेरे से कैसे कनेक्ट है? नहीं, एक आधा लैपटॉप से भी कनेक्ट हो रखा होगा, हो रखा है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। देखो, श्रवण दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजनों के लिए। समझ गए? पहचान, तलाशी और अभिग्रहण, साक्ष्य की प्रक्रिया को अभिलिखित करना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को पारेषण करना, ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए भी किसी भी संसूचना डिवाइस का प्रयोग या ऐसे अन्य साधन भी है जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा क्या करे? सेल इंक्लूड्स यूज एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पहला हो गया रिकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर evidence, transmission of electronic communication, and for such other purpose, and by such other means as the state government may by rule provide.
यानी कोई भी साधन जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च। देखो आपको एक चीज मैं बताऊं, आजकल क्या है, पहले क्या था कि जैसे आपके घर चोरी हो गई, चोर को कौन देखता था? पड़ोसी भी देखते थे। आज तक देखे हैं? आज तक के इतिहास में पड़ोसी चोर को देखे? सवाल ही पैदा नहीं, चोर घुसवा दे। राइट। पड़ोसियों का कैमरा ही नहीं चलता उस वक्त तो। पड़ोसियों के तो कैमरे ही नहीं चलते जब अगर आपके यहाँ चोरी हो रही हो तो। ओके नहीं साहब, उस दिन तो हमारा कैमरा खराब था। तो समझो, तो आजकल क्या है, जैसे चोरी में क्या होता था कि चोर को तो कोई देखता नहीं था, जिससे चोरी की रिकवरी होती थी उसका एक सीजर मेमो तैयार होता था। क्या होता था? सीजर मेमो तैयार होता। ठीक। कि भाई एक्स व्यक्ति से ये मोटरसाइकिल मिली है चोरी की, इसका एक सीजर मेमो बनाते थे, है ना, फर्द जब्ती। और इस सीजर मेमो पर दो विटनेस के साइन होते थे, ए और बी के, और इधर आयु के सिग्नेचर होते थे, और जिस व्यक्ति से लिया है उसका सिग्नेचर होता था, काउंटर सिग्नेचर। फिर इस आदमी को बुलाते थे, तब मेरे सामने तो नहीं बनाए, खाली कागजों पे साइन कराए थे पुलिस वालों, हॉस्टाइल हो गए। ये भाई साहब ये आकर के गया केस पानी में। आजकल इन्होंने कहा कि जब सीजर मेमो बना रहे हो तो उस पूरी प्रोसेस को रिकॉर्ड करो, और जब उन भाई साहबों की साइन करा रहे हो ना, तो उसको भी रिकॉर्ड करो, कि कल को ये हॉस्टाइल भी हो जाए ना, तो रिकॉर्डिंग से साबित कर दे कि वहां मौजूद थे और सिग्नेचर किए। समझे? तो आजकल इन्वेस्टिगेशन में जैसे किसी सीजर मेमो बना रहे हैं, घटनास्थल का नक्शा मौका बना रहे हैं, किसी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी के बयान है, बयानों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं? इसी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। आ रही है मेरी बात समझ में? इसलिए ये डेफिनेशन बनाई। पर्पज बता दूंगा तो डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। समझ गए? तो इन्होंने कहा कि एनी कम्युनिकेशन डिवाइड, कम्युनिकेशन समझ गए, बातचीत का, फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोर्ट की प्रोसीडिंग में आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज हो रही है कि नहीं हो रही? दूसरा, रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और फॉर सच अदर पर्सन बाय सच अदर मैन। समझ गए? तो ये डेफिनेशन क्यों बनी है, अब समझ में आ गया कि हमने क्या किया, बिना साधनों के बीएनएस को किसके साथ। देखो इसकी सबसे बड़ी बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन कि पहले क्या था, एविडेंस एक्ट में कंप्यूटर जब आया था 2000 में, का आईटी एक्ट बना था, तो कंप्यूटर मेरे जैसा था। समझ गए? तो कोर्ट में लेकर के नहीं जा सकते थे। आगे बात समझ में, उठा करके इतना मोटा लेके जा सकते थे क्या? फिर तो इसलिए क्या था कि 65 बीघा सर्टिफिकेट से काम चला लेते थे। लेकिन आज कंप्यूटर कहाँ है? आपके हाथ में। और रूल क्या है कि प्राइमरी एविडेंस कोर्ट में पेश होगा, प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस होगा। और आजकल
केस आया कौन सा, काका काले का, वो श्री, वो क्या नाम है उसका, कैलाश कुशन राव गोरंटियाल करके। कैलाश कृष्ण राव, है ना। गोरंटियाल। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जब मूल है तो सेकेंडरी यूज नहीं हो। 65 बी का सर्टिफिकेट तो आप तब दोगे कब, जब मूल पेश नहीं हो सकता, और जब मूल पेश हो रहा है तो 65 बी का सर्टिफिकेट किस बात का। तो इसलिए इन्होंने कहा कि चालान के टाइम तो 65 बी के सर्टिफिकेट के साथ आप डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकते हो, लेकिन जब ट्रायल होगी तब तो आपको ओरिजिनल कोर्ट में पेश करना। अब हमारे पास साधन तो है नहीं, वायु क्या करता है, अपने ही मोबाइल से बना लेता है और उसको अपलोड कर देता है, सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। और मूल डाटा कहाँ है, आयु के फोन में। फिर आयु 2-4 किया, डाटा फुल पुरानियों को, मूल डाटा। जिस दिन ये प्रोसेस पे आएगी ना और अच्छा वकील होगा ना, वो इन डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट नहीं करने देगा कि साहब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल मंगो, वो कि साहब मैंने डिलीट कर दिया। नहीं, एविडेंस के सेक्शन 65 में क्या दे रखा है, कब यूज होगा, सेकेंडरी एविडेंस कि वो नष्ट हो गया हो लेकिन उसकी गलती ना हो, पेश करने वाले की गलती। और यहां तो हमने खुद नहीं क्या किया, साहब मेरा स्टोर खराब हो गया था इसलिए मैंने डिलीट कर दिया, होगा साहब, क्या नहीं करना। फिर सच में उस पे एग्जिबिट नहीं होता सर? नहीं होगा अगर कोई ढंग का वकील हो तो। अरे बेटा पेन ड्राइव सेकेंडरी एविडेंस है ना, ओरिजिनल तो कहाँ है, फोन में। पेन ड्राइव तो सेकेंडरी एविडेंस है ना। जब ओरिजिनल है तो पेन ड्राइव कैसे यूज होगा, सेकेंडरी पर एविडेंस कैसे बेस होगा। हाँ बेटा कर लो ना, जैसे आपने कोई बनाई है उसको मेरे को फॉरवर्ड कर दिया तो वो मेरे लिए भी प्राइमरी है और आपके लिए भी प्राइमरी है। सर जैसे लाइव डाल देते हैं उसका क्या होगा उस घटना का? किसका, कोई घटना हो रही है उसका लाइव डाल देते हैं वो फेसबुक पे या प्राइमरी एविडेंस होता है, हर फोन पे प्राइमरी एविडेंस होता है। सर वहां से डाटा डिलीट करवा दिया जाए तब क्या होगा? तो जहां भी वो बच रहा है, सेव है, वो प्राइमरी के रूप में यूज होता है। जैसे मान लो मैंने एक फोटो खींची ओरिजिनल और मैंने वो फोटो जहां जहां फॉरवर्ड कर दी बिना कट पेस्ट के, वहां वहां वो प्राइमरी एविडेंस है। मैंने सब कुछ बनाया, मैंने अपने पेन ड्राइव में उसके स्टोरेज में सेव कर दिया, लैपटॉप में, हार्ड डिस्क में। तो उसको हार्ड डिस्क में प्राइमरी होगा, हार्ड डिस्क उसी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में प्राइमरी होगा। उससे मैंने उससे लैपटॉप पढ़ा। प्राइमरी, समझ गए। फिर आता है उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन दे रखी है, वो किसकी दे रखी है, बे। देखो एक चीज समझना, एक होती है गारंटी की संहिता, है ना, यानी प्रतिभू की संहिता, और एक होती है क्षतिपूर्ति की संहिता। क्या फर्क है इन दोनों में, भाई क्षतिपूर्ति की संविधा में तो आदमी खुद के कंडक्ट की गारंटी देता है कि अगर मेरे से कल नुकसान हो जाए आपको तो मैं आपको इसके बदले में ये देता हूं। और गारंटी की संविधा में कोई और व्यक्ति गारंटी देता है, जैसे मान लो मेरी कोई बात है और आप गारंटी दे रहे हो कि अगर इनसे कोई बात हो जाती है तो मैं देता हूं। यानी क्षतिपूर्ति की संविधा तो किसकी होती है, खुद की। जैसे मान लो कोई एक्यूज से हम बॉन्ड भरवा रहे हैं, किस बात का,
कि भाई साहब आप आगे बहुत बढ़िया रहा, आगे भी आते रहना। तो अक्यूज उसके लिए क्या बढ़ता है, यानी अक्यूज गारंटी किसकी ले रहा है, तो अक्यूज खुद की गारंटी लेता है, उसको तो क्या बोलते हैं, बॉन्ड, क्या बोलते हैं। और अक्यूज की गारंटी आप ले रहे हो तो ये क्या है, बेल बॉन्ड। ये क्या है, समझ गए। तो जो दे रहा है वो तो गई बेल, और जो कागज एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्या हो गया, बेल बॉन्ड, समझ गए। तो नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है, बेल की, पहले थी, अब ये नई डेफिनेशन दी हुई है, पहले में ये डेफिनेशन, bail means release of a person accused, suspect of the commission of an offense from the custody of law upon certain condition imposed by an officer or court on execution by such person a bond or a bail bond। समझ गए, कि किसी व्यक्ति को छोड़ना किस पर, बंद पत्र या जमानत से किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंद पत्र पर जमानत के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना अभिप्रेत। बेलेबल ऑफेंस कौन सा होगा, जो फर्स्ट शेड्यूल में क्या बनाए गए और उसको छोड़ करके बाकी। तो नॉन बेलेबल की डेफिनेशन बढ़ी है या बेलेबल की, बेलेबल तो क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिए, और उनको छोड़कर बाकी सारे क्या हैं। Bailable offense means an offense which is shown as the bailable of first schedule or which made bailable by any other law of time being in force, and non-bailable offense means any bail bond means undertaking of release with short, प्रतिभूतों के साथ छोड़े जाने के लिए वचन पत्र। फिर आता है बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब पर्सनल, समझे, कि ए पर्सनल बॉन्ड and undertaking for release without short। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, चार्ज क्या होता है। देखो नया एक्ट बन गया, पहले जितनी भी किताबें पढ़ते हो चाहे रतनलाल धीरजलाल पढ़ो, वहां क्या कर रहे थे कि इन्होंने चार्ज को डिफाइन नहीं किया, केवल ये बताया कि चार्ज में क्या इंक्लूड होगा, चार्ज को डिफाइन राज भी नहीं किया। हर किताब में था ये बात, किसमें, पुरानी रतनलाल धीरजलाल की सीआरपीसी उठा के देख लो, प्रांज पे पढ़ लो, मधुकर चतुर्वेदी पढ़ लो, हर की जब चार्ज की डेफिनेशन आप पढ़ते थे तो उन्होंने क्या लिखा, यहां तक कि बावेल साहब ने भी लिखा कि चार्ज की डेफिनेशन सीआरपीसी में पूरी नहीं दी गई है, केवल ये बताया गया कि चार्ज में क्या शामिल होगा। तो उन्होंने कहा कि चार्ज जैसे एक हेड का होता है वैसे एक से अधिक हेड का भी हो सकता है। चार्ज का मतलब होता है फॉर्मल एक्वाइजेशन, चार्ज मीन्स फॉर्मल एक्वाइजेशन, औपचारिक दोषारोपण, औपचारिक दोषारोपण, चार्ज मीन्स। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपके बाहर से आपकी बाइक चोरी की, क्या अपराध किया, चोरी, कितना ऐड, कितनी धारा लगेंगी, कितने अपराध हुए, घर के बाहर से तो सिंगल हेड, और घर के अंदर से लेता तो पहला हाउस ट्रेसपास,
और दूसरा चोरी, तो एक से अधिक ऐड हो गए। तो इन्होंने कहा चार्ज सिंगल ऐड भी हो सकता है, एक से अधिक ऐड भी हो सकता है। और चार्ज का मतलब फॉर्मल एक्वाइजेशन, यानी औपचारिक दोषारोपण। क्या होता है कोर्ट में कि भाई साहब आपने चोरी का अपराध किया, मंजूर है? वो कहता है नहीं, अनवीक्षा चाहता हूं मैं। दिस इज चार्ज। उसे बताया जाता है कि आपने अपराध क्या किया। पता दे देते हैं उसको नहीं बेटा चलो अभी बात करें। बेलेबल ऑफेंस मीन्स, समझ गए? चार्ज मतलब समझ गए? इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेंट्स मोर हेड देन वन। के अंतर्गत आरोप के एक से अधिक शीर्ष हो या आरोप का कोई भी शीर्ष हो। किसको? बेटा पूरे को चार्ज बोलेंगे।